हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेस्टर पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता हुआ, हाल ही में देश में जो है 3 नए क्रिमिनल लॉज पास किए गए। उन 3 नए क्रिमिनल लॉज को आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आपराधिक न्याय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहले जो 3 नए क्रिमिनल लॉज थे या जो क्रिमिनल लॉज थे पहले हमारे, जिनको हम लोग IPC और CRPC के नाम से जानते थे, अब वो उनका नाम के साथ साथ कुछ धाराओं को भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर हम उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। सबसे पहले इसके क्रोनोलॉजी के समझते हैं कि ये कब से कब तक और कैसे प्रोसेस से ये कंप्लीट हुआ। और जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी विधेयक जब संसद में आता है तो वो विधेयक तत्काल कानून नहीं बन पाता है। उसको पास करने के लिए जो है कि सबसे पहले संसद या राज्यसभा में, ठीक है, यानी कि निम्न सदन या उच्च सदन में पेश किया जाता है। उसके बाद से दोनों सदनों में पारित होने के बाद जो है वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास उससे स्वीकृति मिलते ही कोई भी विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उसी की क्रोनोलॉजी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले 12 दिसंबर सन 2023 को जो है तीनों कानूनों में बदलाव के लिए बिल संसद में पेश किया गया था। यानी कि 12 दिसंबर की बात है, सन 2023 में जो है ये जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था संसद में, ठीक है। 21 दिसंबर 2023 को संसद के सदन से जो है तीनों विधेयक क्या हुआ गया, पारित हो जाता है। फिर 25 दिसंबर को जो है तीनों जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। 24 फरवरी 2024 को जो है केंद्र ने कानून लागू करने की तिथि घोषित कर देता है। यहाँ क्रोनोलॉजी में देखेंगे कि 12 दिसंबर को जो है कि तीनों कानूनों में बदलाव के लिए बिल संसद में आता है। 21 दिसंबर 2023 को संसद से तीनों विधेयक पारित होता है और 25 दिसंबर 2023 को जो तीनों विधेयक वो कानून के रूप लेते हैं। उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है 24 फरवरी 2024 को यह घोषणा करती है कि आने वाली 1 जुलाई 2024 को ये तीनों आपराधिक कानून देश भर में लागू कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हो गया 3, जैसे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 जुलाई हो गया, ठीक है। और 1 जुलाई से ये तीनों आपराधिक कानून क्या हो गए हैं, पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानून। 21 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों में बदलाव करने के 3 नए आपराधिक कानून को पारित किए, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। 25 दिसंबर को यहाँ बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसकी मंजूरी दे दी और 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट दिया है कि 1860 में बने इंडियन पीनल कोड, जिसको हम लोग IPC के नाम से जानते हैं, अब वो भारतीय न्याय संहिता लागू 2023 लागू कर देगा। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो भी विधेयक आता है जिस भी सन में, उसी के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इंडियन पीनल कोड न कहकर, यानी कि IPC की धाराएं न कहकर हम लोग बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा, ठीक है। क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता की धारा। तो भारतीय न्याय संहिता कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त कर और 175 में बदलाव किया गया है। यानी कि जो IPC के सेक्शन थे उन सेक्शन में से 22 सेक्शन को, ठीक है, 22 प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है और 175 में क्या किया गया है, इसका बदलाव किया गया है, ठीक है। इसमें तो भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है, यानी कि BNS भारतीय न्याय संहिता। BNS में जो है कि 22 जो प्रावधान थे जो कि IPC में मौजूद थे उनको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और 175 जो प्रावधान थे उनमें बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। आपको याद रखना है कि भारतीय जो न्याय संहिता है 2023, उसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, तो कुल 356 धाराएं। कितनी धाराओं को हटाया गया है या कितने प्रावधानों को निरस्त किया गया है, तो 22 प्रावधानों को IPC के जो है उनको निरस्त कर दिया गया तथा 125 प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, बदलाव किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब इनमें IPC की कौन कौन सी धाराओं में चेंज किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो पहले जो देशद्रोह का मुकदमा चलता था, ठीक है,
जिसको हम लोग आईपीसी की धारा 124 के नाम से जानते थे, अब वह धारा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 हो गई। ठीक है। गैर कानूनी सभा धारा 144 लागू होती थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब भी चुनाव घोषित होता था, चुनाव का डेट घोषित होता था, तो आप लोग को पता होगा कि पूरे भारत में क्या लागू हो जाता था, धारा 144 लागू हो जाता था, हर जगह धारा 144। धारा 144 क्या कहता था कि आप लोग कहीं भी किसी एक प्लेस पे जो है कि 10 या 5 या 10 लोगों से ज़्यादा क्या करते हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा 144 वहाँ पे लागू होता था। तो उस धारा को अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 के नाम से जानेंगे। ठीक है। हत्या का जो धारा लगता था पहले, वो कौन सा था, धारा 302 को लगाया जाता था। अब वो जो है धारा 101 में कन्वर्ट हो गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101। ठीक है। हत्या के प्रयास धारा 307। अब कौन सी धारा लगेगी, धारा 109, भारतीय न्याय संहिता की धारा। ठीक है। जो दुष्कर्म के आरोपी होते थे उन पर धारा 376 लगता था, अब धारा 63 लगेगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63। ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि देशद्रोह पे कौन सा धारा लगेगा, 124 पहले लगता था, अब 152। गैर कानूनी सभा धारा 144 जो लगता था, अब धारा 189। हत्या के प्रयास धारा 302 लगता था, अब धारा 101 हो गया। ठीक है। हत्या के प्रयास पे 307 लगता था, अब धारा 109 हो गया। दुष्कर्म पे 176 लगता था, अब 63 हो गया। मानहानि पे 399 लगता था, 356 हो गया। और ठगी पे 420 का धारा लगता था, अब धारा 316 हो गया। ठीक है। जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें क्या बताया गया है कि एसएमएस के जरिए आपको समन भेजे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर किए जाएंगे, जिसको हम लोग ईएफआईआर लॉन्च करते हैं। क्या बोलते हैं, ईएफआईआर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। बलात्कार मामले में 7 दिनों में मेडिकल रिपोर्ट क्या करना होगा, सौंपना होगा। ठीक है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल करता है तो उसे आत्महत्या का प्रयास माना जा सकता है। उसे इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके विरोध करने का अधिकार भी छीना जा सकता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है भूख हड़ताल करता है, किसी सरकारी फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल करता है, तो उसे आत्महत्या का प्रयास माना जा सकता है और उसे कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे उसके विरोध करने का अधिकार भी छीना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है कि पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज का जिक्र सजा के तौर पर किया गया है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, में एक नई सजा कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4(1) में कहा गया है कि मृत्युदंड, उम्र कैद, कठोर कारावास या साधारण कैद जैसी सजाओं के बीच कम्युनिटी सर्विस लगाई जा सकती है। भारतीय बीएनएस की धारा 23 में भी कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी सर्विस का अर्थ वह कार्य होगा जिसे कोर्ट किसी दोषी को सजा के तौर पर आदेश दे सकता है, जिससे समाज का लाभ होता है। ठीक है। कम्युनिटी सर्विस परिभाषित नहीं है। दोनों ही कानूनों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होगी। संसद की अस्थायी समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की थी कि कम्युनिटी सर्विस को विशेष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कानून को लागू करने को लेकर पदों पर होने वाले भ्रमों से बचा जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है कि पुलिस जो है रिमांड 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करना। पुलिस का जो रिमांड, ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उसमें जो है एक प्रमुख बात ये भी है कि जो पुलिस की रिमांड थी पहले वो 15 दिन के लिए मिलती थी, अब वो 90 दिन के लिए कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस हिरासत की समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है और अब 90 दिन की रिमांड को एक साथ या टुकड़ों में लिया जा सकता है। ठीक है। यानी कि पहले जो पुलिस रिमांड लिया जाता था वो कितने दिनों का होता था, 15 दिनों का, लेकिन अब कितने दिनों का हो गया है, उसको बढ़ाकर 90 दिनों का दिया गया है। ठीक है। और इस 90 दिनों को ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी एक ही बार में 90 दिन का रिमांड ले सकता है। हो सकता है कि वो उसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि पहले 10 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 20 दिन का, ऐसे करके। ठीक है। इसका मतलब है कि आरोपी 3 महीने तक पुलिस के कब्जे में रखा जा सकता है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है और बेल रद्द हो जाएगी। ठीक है।
यानी कि अगर कोई आरोपी है, उसने जो है 15 दिन की सज़ा काटने के बाद 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद जो है वो बेल के लिए अप्लाई करता है, तो उसके रिमांड पूर्ण होने से पहले पुलिस क्या कर सकती है, बेल की जो है कि कुछ और दिनों के लिए क्या कर सकती है, रिमांड की अप्लाई कर सकती है सेशन जज या जज के सामने। ठीक है, इससे पहले क्या था कि CRPC की धारा 167 क्लॉज 2 के अनुसार किसी आरोपी की पुलिस अधिकतम 15 दिन ही रिमांड में रख सकती थी। यहाँ क्या बताया गया है कि CRPC की जो धारा थी उसके अनुसार जो है पुलिस अधिकतम कितने दिन तक रिमांड पर रख सकती थी, 15 दिन तक। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य था कि पुलिस को सही तरीके से समय पर जांच पूरी करने के लिए मोटिवेट करना, वहीं रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को कम करना था। 15 दिनों तक। लेकिन अब BNSS के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो अधिक कितने दिनों तक रिमांड ले सकती है, तो 90 दिनों तक के लिए। पुरुष और ट्रांसजेंडरों के साथ बलात्कार का कोई कानून नहीं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता में अप्राकृतिक सेक्स, ठीक है, शीर्षक वाली IPC की धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले क्या था, जो IPC की धारा 377 थी, ठीक है, उसमें अप्राकृतिक सेक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो है इस अप्राकृतिक सेक्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब एक पुरुष का दूसरे पुरुष से रेप या ट्रांसजेंडर से रेप के पीड़ितों के लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, अप्राकृतिक संबंधों की अगर बात किया जाए तो अप्राकृतिक संबंधों से पीड़ित के पास विकल्प कोई नहीं मौजूद होंगे। यानी कि वर्तमान जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो है कि अननेचुरल सेक्सुअल लाइफ के बारे में, अननेचुरल सेक्स के बारे में कोई भी जो है कि कानून नहीं है। अप्राकृतिक संबंधों से पीड़ित के पास कोई विकल्प नहीं है। संसदीय उप समिति ने सुझाव दिया था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बिना सहमत के अप्राकृतिक संबंध बनाता है या कोई पति अपनी पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स करता है तो उस पर 377 लागू किया जा सके। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिक आदि के पीड़ितों के पास कोई उपाय नहीं होगा। देखिए, अगर बात किया जाए संसदीय उप समिति की, तो संसदीय उप समिति ने सुझाव दिया था कि अप्राकृतिक सेक्स पर 377 लागू किया जाए, लेकिन जो हाल ही में कानून बदलाव किए गए हैं जिसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, तो उसमें इस अप्राकृतिक सेक्स के बारे में कोई उपाय नहीं किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारी को ऑफिशियल ड्यूटी रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास अपराध होता है। ठीक है, पर कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 की तहत भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की बात कर रहे हैं, तो BNS की धारा 226 के मुताबिक किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। ठीक है, अगर सरकारी कर्मचारी या अफसर कोई लीगल कार्रवाई करना चाहता है और उस कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भूख हड़ताल, आत्महत्या या धमकी का प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसमें 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पुलिस FIR दर्ज करने में कर सकती है देरी। इससे आम आदमी को भी परेशानी होगी। ऐसे मामलों में प्राथमिक जांच का बहाना देकर पुलिस FIR दर्ज करने में देरी कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि संज्ञेय अपराधों में सजा की परवाह किए बिना पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करना जरूरी है। ठीक है, प्रारंभिक जांच केवल शिकायतों में ही की जा सकती है। इसका मतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ये धारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि किसी भी जो है कि संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज करना, ठीक है, संज्ञेय अपराध जो भी संज्ञेय अपराध हैं उसमें फर्स्ट प्राथमिकी दर्ज करके उसकी जांच किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा नहीं है। इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उस मामले की छानबीन करने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज किया जाए। ठीक है, तो जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है। गैर हाजिरी में मुकदमा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता की धारा 355 क्लास फर्स्ट में किसी भी अपराध के अपराधी को उसकी गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है।
ठीक है। इसमें जो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो 3 क्रिमिनल लॉज पास किए गए हैं, उसी में से कुछ पॉइंट मैं यहाँ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गैरहाजिर है, ठीक है, और तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर उसे दोषी ठहराया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एफआईआर से पहले प्राथमिकी जांच करेगी पुलिस, ठीक है, जो कि मैंने आपने पहले ही बता दिया कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले पुलिस क्या करेगी, प्राथमिकी जांच करेगी, उसके बाद एफआईआर क्या करेगी, लॉन्च करेगी। आरोपी के नाम पुलिस स्टेशन में डिजिटल तरीके से डिस्प्ले करना होगा, चूँकि आने वाले समय में ये भी क्या होगा, जो है कि एक टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए और पुलिस के लिए कि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार आर्टिकल 21 का यहाँ पे क्या हो रहा है, हनन होगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो है लोग इससे क्या करेंगे, जो है कि दूसरे के बारे में जानकारी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37 में प्रावधान है कि हर पुलिस स्टेशन और जिले में एक नॉमिनेटेड पुलिस ऑफिसर होगा और यह अफसर गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम, पता और उसके खिलाफ लगाए गए अपराध की जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा और वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि यह जानकारी हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पे क्या हो, डिजिटल मोड सहित किसी भी तरीके से प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाए। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 37 है, इसमें प्रावधान है कि जो आरोपी होते हैं, ठीक है, उन आरोपी का डिटेल यानी कि आरोपी का नाम, पता और उसके खिलाफ लगाए गए अपराध, इसकी जानकारी रखने के लिए एक नॉमिनेटेड पुलिस अधिकारी हो और वो पुलिस अधिकारी क्या करे, जिले के सभी थानों पर क्या करें, उस व्यक्ति के नाम, पता और उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों को क्या करें, डिजिटली रूप से सभी थानों पर क्या किया है, डिस्प्ले किया जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।